नमस्कार, मैं हूं जयकृति योगी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है थनैला रोग, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु दूध देना कम कर देता है। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में थनैला रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकेर रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण कुमार से। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे थनैली के बारे में, जिसे कि मैस्टाइटिस भी कहा जाता है। किसान भाइयों, थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारतवर्ष में गायें, भैंसें एवं अन्य पशु इस रोग से पीड़ित हैं। इसके कारण दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी से होता है। थनैला रोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। थनैला रोग की गंभीरता को देखते हुए पशुपालकों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग को पहचानें। ये बीमारी का जो प्रमुख लक्षण है उसमें है कि हम जो दुधारू पशुओं के जो थन है, थन में कि शुरुआत में थन में सूजन आ जाती है, उसमें गर्माहट रहती है और बाद में क्या होता है कि ये थन क्या होता है, लकड़ी की तरह कड़ी हो जाती है अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये। और इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे दुधारू पशु का जो उत्पादन है वो घट जाएगा, पशु क्या होता है, पशु अशांत हो जाएगी और उसका क्या होता है वो खाना पीना भी, खान पान उससे कम हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होता है हमारे जो क्या होता है पशु का जो उत्पादन है बहुत भारी कमी आ जाती है। और इसमें इसके लक्षण दूध में भी देखने को मिलता है। दूध में या तो दूध का जो सामान्य पहचान है, रंग है, वो रंग और जो उसका रूप है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि दूध या तो फटे दूध की तरह आ सकता है, या फिर दूध में क्या होता है रक्त की मात्रा खून आ सकती है, जिससे दूध लाल हो सकते हैं, या फिर उसमें पस का मात्रा बढ़ सकता है। तो ये सब प्रमुख लक्षण है जिसमें कि क्या होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे पशु को थनैली हो गया है। हम इसके लिए क्या होता है, जो अगर सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस उसका पहचानने के लिए कुछ जांच होती है, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि हमारे दुधारू पशु को सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस हो गया है। जिसका कि लक्षण सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस का मतलब हो गया, सब क्लिनिकल का मतलब हो गया कि लक्षण बाहर नहीं दिख रहा है पर जानवर में बीमारी है। पीएच पेपर क्या जांच है, जिसमें पीएच पेपर से आसानी से पहचान सकते हैं कि दूध का अगर पीएच चेंज हो गया है तो इसमें थनैली का संभावना हो सकता है। दूसरा है कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट, वो उसके द्वारा भी हम क्या होता है पहचान सकते, पकड़ में आता है कि अगर पशु को क्या होता है अगर थनैली हो गया है। तो ये तो थनैली रोग का पहचान हो गया। पशुपालक भाइयों, जैसा कि ये कहावत है कि उपचार से रोकथाम भला, तो आपको इस थनैला रोग से बचाने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो किस प्रकार से करें अपने पशुओं का थनैला रोग से बचाव, आइए जानते हैं। इसमें मुख्यतः जो मुख्य कारण है कि अगर पशु में अगर क्या होता है, अगर एनर्जी उसका अगर सही खान पान नहीं दिया जा रहा हो, जिसमें ऊर्जा युक्त खान पान नहीं हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो दुधारू पशु है दूध दूहने के तुरंत बाद नहीं बैठे। क्योंकि दूध दूहने के तुरंत बाद क्या होता है कि हमारे जो दूध की जो ग्रंथि है उसकी नली खुली रहती है, और इस स्थिति में अगर दूध दूहने के तुरंत बाद अगर क्या होता है पशु नीचे जमीन पर बैठ जाए तो उससे जमीन से इन्फेक्शन थन में जा सकती है, और उससे मैस्टाइटिस रोग थनैली जो रोग है वो पशुओं को, दुधारू पशुओं को हो सकती है। दूध दूहने के बाद उसे खाने पीने के लिए दे दिया जाए, जिससे कि क्या होता है वो क्या होता है पशु खड़ी रह जाए आधे घंटे 1 घंटे के लिए चारा खाने के लिए। जो दूध दूहने के क्रम में भी पशुपालक भाई से भी क्या होता है इन्फेक्शन एक गाय से दूसरे गाय में हो सकती है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि जिस पशु को थनैली रोग हो गया उस जानवर को अलग कर दें, और उसमें भी अलग करने के बाद पहले जो अच्छी बाँट है, जो साफ, जो बिना बीमारी वाली जो थन है उससे पहले दूध निकाल ले, और उसके बाद है कि जो बीमारी वाली दूध है उसको निकाले अलग बर्तन में। तो इसके लिए चाहिए कि पशुपालक भाई पोटासियम परमैंगनेट 0.5% घोल, पोटासियम परमैंगनेट का घोल का इस्तेमाल करें अपने हाथों को धोने के लिए भी और पशु के थन को भी धोने के लिए, जिससे कि थन में साफ सफाई बनी रहे। पशुपालक भी अपना साफ सफाई का ध्यान रखे, क्योंकि उनसे ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। और इसके बाद है कि अगर थनैली रोग हो जाए तो उसका उपाय क्या है। तो उसका उपाय ये है कि इस स्थिति में हमें थन में इंट्रामेमरी इंजेक्शन, एंटीबायोटिक बहुत सारी आजकल मार्केट में उपलब्ध है, जो कि जिसे कि लगाया जाता है। पशुपालक भाई अपने से उसका इलाज ना करें, नहीं तो वो बीमारी और भी गंभीर रूप ले सकती है। इसके लिए जरूरी है कि वो अपने नज़दीक के जो भी पशु चिकित्सक उनसे संपर्क करें और इसका उचित और समुचित इलाज करवाएं। थनैली रोग का जब इलाज किया जाए और जब उसे
इंट्रा मेमोरी यानी कि और भी दूसरे माध्यम से अगर एंटीबायोटिक दिया जा रहा है पशु को, दुधारू पशु को, तो ये जरूरी है कि उस दूध को कम से कम 48 से 72 घंटा तक डिस्कार्ड किया जाए। और जो थनीली रोग का जो दूध है उसको अपने भी क्या होता है, खुद में क्या होता है, उसके उपयोग ना करें, उसके पीने का उपयोग ना करें और ना ही उसे बेचने का कार्य करें, क्योंकि ये बीमारी का कारण, इंसानों में भी बीमारी का कारण बन सकता है। केले की खेती उत्तर प्रदेश के किसानों में आमदनी का सबसे मुफीद जरिया बनता जा रहा है। प्रदेश के किसान टिश्यू कल्चर से तैयार केले के पौधों की खेती करके अपनी आय को बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत हैं। कहते हैं कि जहां चाह होती है राह भी वहीं से निकलती है। किसानों के सफर को आसान बनाने में उनका बखूबी साथ दे रहा है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दौलतपुर निवासी रामचरण वर्मा। आज हम इन सफल किसान से मिलेंगे जो आपको केले की खेती पर विस्तार से बताएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता चला गया। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। इन्हीं चंद शब्दों को चरितार्थ कर दिखाया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे 30 किलोमीटर दूर बाराबंकी जनपद के मामूली पढ़े लिखे किसान रामशरण वर्मा ने। खेती में तो हमारे जो पिताजी थे पेवर किसान थे, वो खेती करते ही थे। तो हम जो कि बहुत पढ़ नहीं पाए, हमारी जो पढ़ाई है वो कक्षा 8 है, तो हमारे मन में भी आई हमने खेती करें। फिर हमारा शुरुआती या हम कहिए ऐसे ये प्रकृति के या हम ऐसा हमारा नेचर था कि हम कुछ न कुछ नया करें। फिर हम नया ढूंढने के लिए महाराष्ट्र गए, कर्नाटका गए, फिर हमने देखा कि नए सिर से हमने खेती शुरू की। रामशरण वर्मा ने अपनी इन उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि उनके पास पुश्तैनी 6 एकड़ जमीन थी जिसमें उनके पिताजी खेती करते थे। उन्होंने बताया कि उनकी सफलता का राज उनके द्वारा खेतों पर रहकर पेड़ पौधों से सुख दुख की बातें करना है। साल 1986 से आज तक वो 6 एकड़ जमीन से 150 एकड़ पर खेती कर रहे हैं। उनका कहना है खेती में मेहनत बेहद जरूरी है। 1988 में हमने 1 एकड़ केला लगाया, केले के साथ फिर हमने आलू लगाया, आलू के साथ फिर हमने टमाटर लगाया। ऐसे करते गए करीब करीब धीरे धीरे करके आज हम करीब 150 एकड़ पर ये केला, टमाटर, आलू, मेंथा की खेती कर रहे हैं। हमको 1 एकड़ केला लगाया, फायदा होता गया, फिर हमने 2 लगाया, फिर 5 लगाया। आज हम 50 एकड़ से ज़्यादा 60 एकड़ के आसपास केले की खेती केवल कर रहे हैं। फिर केले की खेती पर हम करीब 80,000 रुपया से 90,000 रुपया खर्च करते, कभी कभी 1 लाख भी आ जाता है मौसम की बारिश को देखते हुए। इस साल डीजल में रेट बढ़े हैं तो कुछ ज़्यादा खर्चा आएगा, तो 1,80,000 से 1 लाख रुपया खर्च करके हमको 2 से 2.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट मिल जाता है। ये हमारे 13 महीने की फसल है। इसके साथ फिर हमने टमाटर की खेती शुरू की। उसकी हम जनवरी में नर्सरी करते हैं, फरवरी में लगाते हैं। हमारी 3 महीने की फसल है और करीब 8,000 पौधे हम 1 एकड़ में लगाते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट और पौध से पौध की दूरी 1 फीट रखते हैं। और एक पेड़ से हमको 4 से 5 किलो टमाटर मिल गया तो 1 एकड़ हमारी जो टमाटर की पैदावार है वो 400 कुंटल के आसपास है। ये टमाटर का रेट थोड़ा कभी घटता है बढ़ता है, लेकिन 5 रुपया किलो बिका तो 2 लाख रुपया है, या 10 रुपया बिका तो 4 लाख रुपया। यदि इसमें हम कल्टीवेशन इसका उत्पादन खर्च निकाल दें 1 लाख रुपया आसपास हमारे टमाटर में खर्च का आता है, जो कि स्टेकिंग से हम करते हैं इसलिए इसमें खर्च ज़्यादा आता है। तो इसको हम देखें तो करीब 1 लाख रुपया खर्च करके भी इसमें 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध लाभ मिल जाता है। जो हमारे किसान भाई उनको घाटा होता है जिनके पास 100 बीघा ज़मीन है, मालूम बहुत सारे में उन्होंने आलू लगा दिया, आलू नुकसान गया, सारा आपको नुकसान हो गया। लेकिन यदि आप 25 बीघे उसमें केला लगाएंगे, 25 बीघे आलू लगाएंगे, 25 बीघे टमाटर लगाएंगे, 25 बीघे धान गेहूँ, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। एक न एक आपको वर्ग फायदा कतई देगा। तो हम अपने किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि जो भी खेती करें फसल चक्र से करें। जो हम फसल चक्र अपनाएंगे तो हमारी उपज 30% कम लागत में और 30% हमारी उपज ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम खेती में हम फसल चक्र अपना रहे हैं। तो फसल चक्र अपनाने से केला काट करके जो आलू लगाते हैं तो जो हमारे आलू की पैदावार है वो 250 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ जाती है। इसके लिए हम थोड़ा सा हमने शोध या उसमें सुधार किया है कि जो बीज की गहराई हम 9 इंच पे ले गए। अमूमन किसान हमारे 5 से 6 इंच पे बोते थे और जो कंद का साइज है वो 40 से 50 ग्राम का
रखा तो उससे हमारी भी उपज पर प्रभाव आया है। इस तरीके से करीब 16 कुंटल के बीज की हमको 1 एकड़ में ज़रूरत है आलू की। कभी कभी हमारे किसान भाइयों को ये परेशानी ज़रूर होती है कि जब हमारा आलू का रेट 3 से 4 से रुपये नीचे चला आता है, टमाटर का रेट इस समय 2 से 3 रुपये किलो रहा, तो हमारे किसान भाइयों को परेशानी हुई। लेकिन हम अपने किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि आपके पास जितनी एरिया आलू की लगाएं वो प्रति वर्ष लगाएं, टमाटर की जितनी एरिया लगाएं प्रति वर्ष लगाएं, कोई सब्जी की जितनी एरिया लगाएं, जितने क्षेत्रफल करें तो प्रति वर्ष करें, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन मालूम हुआ आपको बाजार इस साल हमको ज़्यादा मिली, हमने एरिया बढ़ा दिया, फसल सस्ती हुई, नुकसान हुआ। तो जब टमाटर की खेती है, आलू की खेती है, मेंथा की खेती है और गेहूँ चावल की भी खेती करते हैं, तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि एक खेती में हमको फ़ायदा होगा तो एक खेती में हमारा नुकसान हुआ तो दूसरी खेती में हमको फ़ायदा हुआ। आज आप समझिए कि लाखों किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के, बिहार के, पंजाब के हमारे किसान फॉलोअर हैं और हमको सबसे खुशी की बात है कि कोई किसान आता है हमसे कहता है कि भाई हमने आपसे सीखा है, केला सीखा, टमाटर सीखा है, आलू की खेती सीखा और उसको फ़ायदा हो रहा है, बता हमको फ़ायदा हुई, तो हमको बहुत बड़ी खुशी होती है। बहुत सारे ऐसे किसान साथी हमारे पास हैं जिनके पास 10 रुपया 10,000 नहीं थे, आज उनके पास 1 लाख के मालिक हैं खेती से। कभी भी हम किसान भाइयों के हम लिए हमेशा उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट है burmaagri.com, आप पर देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा एक मोबाइल नंबर है 94 151 42 408, 94 151 42 408। जो किसान भाई आएँ हमारे खेत पर आएँ, खेती देखें, हमसे बैठ करके सीखें, खेती की बात खेत पर हम किसानों को बताते हैं। आज आप समझिए कि लाखों किसान हमसे जुड़े हैं और पूरे भारत के प्रतिदिन हमारे पास करीब 50 किसान हमारे फार्म पर खेती हमारी देखने के लिए आते हैं और उनको हम खेती की बात खेत पर समझाते हैं जी। इस हमारे काम से करीब पहचान करीब भारत में हमको जगजीवन राम पुरस्कार, बहुत सारे हमको आज तक करीब 8 से 10 राष्ट्रीय पुरस्कार। रामशरण वर्मा की इसी मेहनत का नतीजा है कि उन्हें साल 2007 और 2010 में राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार को देश के सबसे बड़े कृषि सम्मान के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही साल 2014 में रामशरण वर्मा को बागवानी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि रामशरण वर्मा को कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल सम्मानित कर चुके हैं। साल 2012 में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम ने तो रामशरण वर्मा को खेती का जादूगर होने की संज्ञा दी थी। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। उत्तर भारत में पूर्वानुमानित अवधि में मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। अगले 2 से 3 दिन मौसम के आमतौर पर शुष्क रहने का अनुमान है। कहीं कहीं गरज वाले बादल बनने के साथ तेज हवा या आंधी एवं हल्की वर्षा हो सकती है। हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए कृषि भाइयों को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मध्यम अवधि के धान की किस्मों को बीज स्थली में गिराने का उपयुक्त समय चल रहा है। इसके लिए संतोष, सीता, सरोज, राजश्री, प्रभात, राजेंद्र सुवासनी, राजेंद्र कस्तूरी, राजेंद्र भगवती, कामिनी सुगंधा किस्में अनुशंसित हैं। बीज को बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो की दर से मिलाकर बीजोपचार करें। खरीफ प्याज की नर्सरी गिराएं। छोटी छोटी उथली क्यारियों जिसकी चौड़ाई 1 मीटर एवं लंबाई सुविधानुसार रखें। बीज को पंक्तियों में गिराएं। N53 एग्री फाउंड डार्क रेड और का कल्याण भीमा सुपर खरीफ प्याज के लिए अनुशंसित किस्में हैं। बीज गिराने के पूर्व बीज को कैप्टन या थीरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर बीजोपचार कर लें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। हल्दी की राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली किस्में एवं अदरक की मरान एवं नदियां किस्मों की बुआई करें। अरहर, तिल एवं सूर्यमुखी की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की जुताई में गोबर की खाद, कंपोस्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करें। ये भूमि की जल साधारण क्षमता एवं पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ाती है। बरसाती सब्जियां जैसे भिंडी, लौकी, नेनुआ, करेला, खीरा की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें।
खेत की जुताई में गोबर की खाद, कंपोस्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। गर्मा सब्जियों की फसल में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करें। कीट व्याधियों से फसल की निगरानी करते रहें। मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर लें तथा हरी खाद हेतु उसके पौधे को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में पलट दें। लीची तोड़ने के बाद लीची की बाकियों की जुताई कर खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1.3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 50 ग्राम सुहागा के मिश्रण को वृक्ष के पूरे फैलाव में समरूप बिछाकर मिट्टी में मिला दें। झारखंड के किसान भाइयों के लिए मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। ऊपरी खेत में विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई का उपयुक्त समय 30 जून तक है, परंतु मानसूनी वर्षा के आगमन में विलंब के कारण अभी तक बुआई का कार्य शुरू नहीं हो सका है। भारत मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी वर्षा होने की संभावना है। इस बीच किसान भाई अपने खेत के अनुसार उत्तम बीज को उपचारित करने के लिए फफूंदी नाशी दवा, दलहनी फसल को उपचारित करने के लिए राइजोबियम कल्चर, उर्वरक इत्यादि का प्रबंध कर लें ताकि अनुकूल मौसम में विभिन्न फसल की बुआई जल्द से जल्द कर सकें। अरहर की उन्नत किस्म बिरसा अरहर 1, BR 65, बहार, उपास 120, IPA 203 आदि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। उड़द की उन्नत किस्म बिरसा उड़द 1, WBU 103, पंत U 19, पंत U 31, पंत U 35, पंत U 40 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। सोयाबीन की उन्नत किस्म JS 335, बिरसा सफेद सोयाबीन 2, बिरसा सोयाबीन 1, RAUS 5, RKS 18 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। इन दिनों पशुओं में HS, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, सर्रा, बबेसियोसिस, PPR, दस्त, निमोनिया जैसी बीमारियों की संभावना रहती है। इनसे बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। पशुओं के पैरों एवं थन को पोटेशियम परमैंगनेट या फिटकरी के घोल से धोएं। गाभिन एवं दुधारू गायों को खनिज एवं विटामिन मिश्रण 50 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को दिन में छायादार सुरक्षित स्थानों पर रखें तथा अधिक मात्रा में स्वच्छ पानी पिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। ग्राम बनातिरी, जिला रांची के दिलीप महतो ने आपने सूक्ष्म सिंचाई की बौछारी पद्धति के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम आप लोगों को स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के विषय में बताना चाहेंगे। दिस इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ इरिगेशन सिस्टम। इसको स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को हिंदी में हम फव्वारा सिंचाई भी बोलते हैं। इस सिंचाई में क्या करते हैं, वाटर का जो स्प्रे होता है वो एयर में होता है और यही वाटर ग्राउंड लेवल पे भूमि सतह पे आर्टिफिशियल रेन के रूप में गिरता है। जिस खेत में सिंचाई की जानी हो उसमें फव्वारा सेट को निश्चित दूरी पर लगा दिया जाता है एवं विद्युत अथवा डीजल पंप सेट से जोड़ दिया जाता है। सिंचाई जल पाइपों के माध्यम से नोजलों के द्वारा फसल पर वर्षा के रूप में गिरता है। नोजल दबाव के कारण घूम घूम कर सिंचाई करते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से 30 से 40% जल की बचत होती है। इस सिस्टम से जो वाटर का स्प्रे होता है प्रेशर के साथ होता है और यह प्रेशर हम पंप से डेवलप करते हैं और जिस यूनिट से वाटर स्प्रे होता है उसको हम इमीटर भी बोलते हैं, नोजल भी बोलते हैं और फिश भी बोलते हैं। अब बात आती है कि इसे हम कहाँ यूज करते हैं इस इरिगेशन सिस्टम का। तो जनरली हम इस इरिगेशन सिस्टम का वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ वाटर की बहुत कमी है। अब बात आती है कि फसल की, तो हम जनरली जूट और राइस को छोड़ करके बाकी सभी फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका एडवांटेज, इसके ढेर सारे एडवांटेज हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इस सिस्टम से
हम फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। इससे 40 to 70% पानी की बचत होती है। इसमें लैंड लेवलिंग की जरूरत नहीं है, लेबर भी कम लगता है। इस सिस्टम से फसल में कीड़े मकोड़े और बीमारियां बहुत कम लगती है। 0.4 हेक्टेयर के लिए मिनी स्प्रिंकलर की जो लागत है वो है 48,000, जबकि हमारी सरकार इस पे 75% सब्सिडी देती है। तो इस तरह से हमारे किसान भाइयों को सिर्फ 12,000 की लागत ही लगेगी इस सिस्टम को खरीदने के लिए। किसान भाइयों कम से कम लागत में अधिक से अधिक फसल उपजा सकते हैं इस सिस्टम से और अधिक से अधिक वाटर सेविंग कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-419-2155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।